जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जीके जीएस की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए, 1000 की जो हमने कसम खा रखा है कि 1000 क्वेश्चन को हमें करना है जीके और जीएस का मिला करके, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1947 को, 1950 को, 1965 को या फिर 1952 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दे रहा हूं, तो फटाफट से बता दो कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आ जाइए, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो भाग 5 में कौन सा, संविधान के भाग 5 में ऐसा लिखा हुआ है, किस भाग में, 5 में लिखा हुआ है कि भैया भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। किस भाग में लिखा है? भाग 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो कब हुई है स्थापना इसकी? तो 28 जनवरी, कब? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश? जे कानिया जी थे। कौन थे? जे कानिया जी पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भाग 5 में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया हमारा एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके बाद एक चीज आपको और अच्छे तरीके से याद रखनी है कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में? 34 सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 34 जज हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें मिला करके, मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें मिला करके मतलब 33 होंगे आपके जज और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल कितने? 34 हो सकते हैं अधिकतम। यह भी आपके संविधान में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कालिदास किस शासक के नवरत्न में से एक थे? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा। अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, पृथ्वीराज चौहान के। तो फटाफट से बताइएगा किसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है, तो ऑप्शन बी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कालिदास किस शासक के नवरत्न में से एक थे? ये आपका क्वेश्चन था। अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, पृथ्वीराज चौहान के। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। कालिदास के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कालिदास जो थे वो किसमें थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कालिदास की, तो इनकी एक प्रमुख रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें क्या होता है कि एक राजा रहा करते थे, जो एक बार गए कहां? जंगल में जाते हैं, और एक शकुंतला नाम की एक लड़की थी, कन्याकुमारी थी, कुमारी थी, उससे इनको क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। कहां जाते हैं ये? जंगल में जाते हैं शिकार करने। कौन जाता है? राजा आपके जाते हैं
मान लीजिए ये राजा है, और ये राजा क्या करते हैं, जाते हैं जंगल में, वहां एक क्या करते हैं, सुंदर कन्या को देखते हैं जिसका नाम क्या था, शकुंतला था। उससे क्या करते हैं, इनको हो जाता है प्रेम, ठीक है, उनको हो जाता है, किसको, राजा को हो जाता है प्रेम। और वहीं पे ये गंधर्व विवाह की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो कहानी है उसके बारे में बात कर रहा हूं, अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में ये चीजें लिखी हुई हैं कि भैया उनको हो जाता है प्रेम राजा को, किससे, शकुंतला से। शकुंतला से जब प्रेम हो जाता है तो वहीं पे ये क्या करते हैं, गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह आज के टाइम में अगर हम बोले तो प्रेम विवाह को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्रेम विवाह, ठीक है, प्रेम विवाह। ये प्रेम विवाह वहीं पे कर लेते हैं। प्रेम विवाह आज के टाइम का कोर्ट मैरिज आप कह सकते हो। गंधर्व विवाह पहले का टाइम का, आज के टाइम पे कोर्ट मैरिज आप कर सकते हो, है ना, कह सकते हो। मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कल को चलो जाओ कह दो कि चलो बाबू चलते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना, तो कोर्ट मैरिज करना नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट मैरिज आज का कह सकते हो इस गंधर्व विवाह को। तो वहीं पे ये क्या करते हैं, गंधर्व विवाह करते हैं। इसके बाद ये चले जाते हैं अपने राज्य में। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये बैठी थी, कौन, शकुंतला जी बैठी थी और इनके याद में खोई हुई थी, राजा की याद में क्या था, खोई हुई थी। इसके बाद आते हैं एक ऋषि और इनको श्राप दे देते हैं कि भैया जिसको तुम इतना दिल से चाह रही हो, जिसको तुम इतना दिल से चाह रही हो ना, वो तुम्हें भूल जाएगा। जब भी तुम उसके सामने जाओगी तुम्हें वो मतलब पहचानेगा ही नहीं। तो इसके बाद ऋषि से बहुत गुजारिश करती हैं इनकी फ्रेंड वगैरह, और फ्रेंड के साथ साथ ये खुद भी गुजारिश करते हैं कि भाई ऐसा मत करिए महाराज, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो ऋषि बोलते हैं कि ऐसा ठीक है, जैसे होता नहीं श्राप देने के बाद उसका तोड़ भी बता देते हैं। तो बोले ऋषि कि ऐसा है कि जो भी चीज, जो भी वस्तु वो तुम्हें दिए थे, वो अगर वस्तु तुम उनको दिखा दोगी तो वो तुम्हें पहचान जाएंगे फट से। तो वो रिंग दिए थे, अंगूठी दिए थे, ठीक है। तो अंगूठी उनके पास निशानी के तौर पे पड़ी थी, किसके पास, शकुंतला जी के पास निशानी के तौर पे अंगूठी पड़ी हुई थी, ठीक। तो एक दिन ये क्या करती हैं, सोचती हैं कि जाऊं मैं वहां राजा से मिल के आ जाती हूं। तो राजा से मिलने जब जा रही थी तो एक जगह नदी पड़ी। तो नदी में पानी पीते समय क्या हुआ, इनकी जो रिंग थी वो गिर जाती है। रिंग गिरने के बाद क्या होता है, वहां पे वो मछली उसको खा जाती है। मछली उसको क्या करेगी, खा गई, ठीक है। ये पूरी कहानी है, कल्पनाएं हैं भाई। तो खा जाती है, वो खाने के बाद ये जाती हैं राजा के पास, और जैसा कि ऋषि ने श्राप दिया था कि भैया पहचानेगा नहीं तुम्हारा हस्बैंड, राजा तुम्हें नहीं पहचानेंगे। तो सच में ऐसा होता है और राजा इन्हें नहीं पहचानते हैं। फिर इसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो जो मछली जो रिंगों को खाई थी तो उसके हाथ में पड़ गई, किसी जो मछली पकड़ने वाला रहता है उसके हाथ में पड़ी। इसके बाद इनको लौटा दिया रिंग, किसको, शकुंतला को लौटा दिया रिंग, और रिंग को वो ली हुई थी। इसके बाद इनके एक लड़का होता है, शकुंतला के एक लड़का होता है जिसका नाम क्या था, भरत नाम था, भरत नाम था, ठीक है। इनके एक लड़का होता है जिसका नाम था भरत। और एक दिन ये राजा गए थे कहां, पृथ्वी और स्वर्ग की लड़ाई हो रही थी, ठीक है। उसी में भरत से इनका मिलन होता है और तुरंत झट से ये भरत को पहचान जाते हैं। और पहचानने के बाद फिर माता जी से मिलते हैं, शकुंतला से मिलते हैं, आपस में जो भी है वो सारा समझौता होता है। बताते हैं कि भाई मैं पहचान नहीं पाया, मुझे माफ करना मेरे प्रिय, ऐसा मनाते हैं। तो फिर वो मान जाती हैं शकुंतला जी। ये पूरी कहानी के अंदर अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा हुआ है, और इन्हीं के नाम पे, भरत के नाम से ही अपने देश का जो नाम है भारत पड़ा। इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मुझे ये था कि भाई जो भरत है, भरत के नाम से ही अपने देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, पहला पदक किसने जीता ये आपको बताना है, वो भी कब, टोक्यो ओलंपिक में पहला भारत के लिए किसने पदक जीता है, ये आप जल्दी से बताइए।
टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर बी साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपसे चर्चा की गई है। अगर साइना नेहवाल की बात कर लेते हैं, साइना नेहवाल की अगर हम बात करें, नेहवाल की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सी खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित रहने वाली हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन से ये संबंधित रहने वाली हैं आपकी खिलाड़ी, ठीक है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक एक बार जीत चुकी हैं। क्या जीत चुकी हैं? कांस्य पदक। कांस्य पदक ये एक बार जीत चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर एक नंबर पर भी ये रह चुकी हैं, एक नंबर पर भी ये रह चुकी हैं। सानिया मिर्जा की अगर बात कर ली जाए, सानिया मिर्जा की अगर बात कर ली जाए, सानिया मिर्जा किससे संबंधित रहने वाली हैं? तो किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा फटाफट से, किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। बैडमिंटन से हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? टेनिस। टेनिस क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। एक बॉल रहती है और एक बल्ला रहता है। बल्ला कुछ इस प्रकार का रहता है ना, बल्ला कुछ इस प्रकार का रहता है आपका, इसी में से, इसी बल्ले से मारना होता है, ठीक है। वो टेबल टेनिस नहीं, ऐसे रख करके ऐसे करने वाला, वो वाला नहीं, वो बैडमिंटन की तरह ही होता है, थोड़ा सा मोटा होता है उसका बल्ला बस। बैडमिंटन ये जो है ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसके हैंडल वैंडल और बॉल जो होती है टेनिस की होती है, ठीक, उससे खेलते हैं हाथ से, ठीक। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। मीराबाई चानू, कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू आपका एकदम से सही जवाब होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बताओ, याद रहेगा? अगर ना याद रहे तो बता दो फिर, अगर ना याद होने वाला हो तो बताओ, फिर याद करवाऊं। तुम्हारे दिमाग में तो चल रहा होगा भैया कच्चा बादाम, दादा कच्चा बादाम। कच्चा बादाम चल रहा है कि वो चल रहा है? क्रिस का गाना सुनेगा? हाँ, क्रिस का गाना सुनेगा? यही चल रहा है क्या दिमाग में? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगर हम बात करते हैं इसमें गैस कौन कौन सी पाई जाती है, तो CO2 पाई जाती है, N2O पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, ठीक। अब आपको बताना है कि भारत कितने नंबर पे आता है, कौन सा स्थान है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में, भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइएगा। तो तीसरा है, कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। जहां भी आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है उसी को आप टिक कर लोगे, ठीक। टिक कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेना टिक भाई, कर लोगे अच्छा रहेगा, नहीं करोगे उससे भी अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, या फिर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में?
नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तो भैया कहो ही नहीं, अरावली पर्वत गायब हो रही है, तो अब क्या करें। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तो अरावली पर्वत साफ हुई जा रही है। आप इस टाइम पे ट्रेंड में सुन रहे होंगे, ट्रेंड में है एकदम से कि भाई अरावली पर्वत की पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम है ऊंची, उसको क्या करो, काट पीट के बराबर कर दो, है ना। ऐसा ही कुछ सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो उनके कार्यकाल में तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बताइए, इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, मनमोहन सिंह है, नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, और बाकी आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा। बात कब की है, 1 अप्रैल 1973 की। उस टाइम पे आपकी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। कौन था प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन था, फटाफट से बताइएगा, इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने ही क्या किया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। कहां से की थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की थी। कहां से की थी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इन्होंने इसकी शुरुआत को किया था। ठीक, याद रहेगा आपको। और क्यों किया गया था, आपको क्या पता है कि किया क्यों गया था। भैया बंगाल के जो टाइगर थे, कहां के टाइगर थे, बंगाल के टाइगर जो थे, जो बंगाल के टाइगर थे, उनकी आबादी क्या हो रही थी, लगातार घट रही थी। क्या हो रही थी, घट रही थी। इसको बढ़ावा देने की, कि भैया ऐसा है कि टाइगर की बढ़ोतरी हो हमारे देश के अंदर, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यह फैसला लिया था, ऐतिहासिक फैसला लिया था कि भैया टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। क्या हो, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री अभ्यास एकता किन 2 देशों से संबंधित है, भारत और इंडोनेशिया, भारत और चीन, भारत और मालदीव, भारत और श्रीलंका। फटाफट से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगी। ये 5 क्वेश्चन आपके हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से देख लीजिए। 6 नंबर वाले क्वेश्चन को आप फटाफट से जवाब दीजिएगा कि कौन सा सही हो जाएगा। इंडोर भारत और इंडोनेशिया होगा, या भारत और चीन होगा। ऑप्शन नंबर बी तो एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इतने ही ऑप्शन बचे हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई सही है, बाकी गलत। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो बता दो कौन सा है सही। आप ये बता दो कि समुद्र शक्ति, क्या समुद्र शक्ति किन 2 देशों के बीच में अभ्यास होता है। तो भारत और इंडोनेशिया। कौन सा, भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो इसका मतलब भारत और मालद्वीप आपका सही जवाब हो जाएगा। मालद्वीप आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर
सी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो और 7वें का आंसर जल्दी से दे दो। ठीक, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? रूपक, दिनार, पर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? तो दिनार आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दिनार आपका एकदम से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो दिनार है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यूएनओ का नया मेंबर किस देश को बनाया गया है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण सूडान, ऑप्शन नंबर बी कांगो, ऑप्शन नंबर सी नमीबिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यूएनओ के स्थापना की बात करते हैं। यूएनओ की स्थापना जो होती है तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? इसकी स्थापना होती है। अब इसमें आप देखिए कि भारत क्या इसका मेंबर है? तो हां, भारत इसका मेंबर है। भारत इसका सदस्य देश है। ठीक, सदस्य देश है। इसने सदस्यता कब ली थी भारत ने? तो भारत ने भैया कब ली थी? 30 अक्टूबर 1945 को ली थी, जब 51 देशों ने चार्ट पर साइन किए थे। तो उसमें से एक देश हमारा भारत भी था। ठीक, एक देश हमारा प्यारा भारत भी था। और क्या याद रखना है आपको यूएनओ के बारे में? अभी जो नया देश बना है, ठीक, नया देश जो इसमें सदस्यता लिया है वो कौन सा है? दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान है। और आपको क्या याद रखना है? इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्य देश जो हैं 193 हैं। कितने हैं? 193 इसके कुल सदस्य देश रहने वाले हैं। ठीक, यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। भारत इसका सदस्य देश है। और कब हुआ है इसकी सदस्यता, कब ली है भारत ने? तो 30 अक्टूबर 1945 को ली है, जब 51 देशों ने इस चार्ट पर साइन किया था। तो 51 देशों में से एक भारत भी हमारा था। ठीक, दक्षिण सूडान ने हाल ही में यूएनओ की क्या किया है? इसने सदस्यता को लिया है। इसके अलावा क्या है? कुल सदस्य देश अगर पूछ लिया जाए आपसे तो 193 कुल सदस्य के देश रहने वाले हैं। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, चलो आ जाइए जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ज्यादा हमारे पास अब जगह नहीं है, क्या करें, छोटा सा बोर्ड है, उसी के अंदर आपको समझाना पड़ता है। इतनी आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरी भी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं थोड़ी सी। मैंने बोला था पिछली वाली वीडियो को 10 लाइक पहुंचाने के लिए, तो उसमें से आपने 4 से 5 लाइक करवाया है। इस बार मैं फिर से आपको करेक्ट 10 का टारगेट देता हूं। अगर आप 10 लाइक इसमें पहुंचा देते हो तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊंगा। चलिए, हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण
किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस, यूएसए, यूएई या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूस। क्या होगा आपका? रूस एकदम से सही जवाब होगा, क्योंकि यूएसए तो हम लोग की मदद करने नहीं वाला है। अब अगर उसको करना होता तो 50% टैरिफ नहीं लगाता, है ना। अगर उसको ट्रंप चाचा को क्या करना होता, ये है ट्रंप चाचा, जो अगर उनको हम लोग से इतना ही प्यार होता तो 50% टैरिफ न लगाए होते। चाचा हंस रहे हैं, एकदम खुश हैं ट्रंप एकदम खुश हैं 50% टैरिफ लगा करके। कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खैर ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को कहते हैं, राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उनको बोला जाता है, या फिर इंदिरा गांधी जी को बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है? जल्दी से बता दो। तो संविधान के अनुच्छेद 52 में, किसमें? 52 में ये कहा गया है कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसे हम भारत का पहला नागरिक मानेंगे। ठीक, ये बात प्रथम नागरिक मानेंगे, यह भारत का प्रथम नागरिक, पहला नागरिक मानेंगे। ठीक, प्रथम लिखो या पहला लिखो, बात बराबर है। चलो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जल्दी से बता दो कौन सा है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन कौन सा ऑप्शन है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। जल्दी से बता दो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा। अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65% मात्रा में सबसे ऊपर रहता है। ठीक, 65% के साथ सबसे ऊपर कौन है? हमारा ऑक्सीजन रहेगा। दूसरे नंबर पे क्या रहता है? कार्बन रहता है 18.5% के साथ। ठीक, 18.5% के साथ ये है, 65% के साथ हमारा ऑक्सीजन रहेगा। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो 3.2% है। ये भी काहे रह जाए बेचारा, केले छूटा रह जाए, है ना। इसको भी लिख देते हैं। नाइट्रोजन भी क्यों अलग रहेगा, अलग थलग पड़ा हुआ था बेचारा, है ना, तो लिख देते हैं इसको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ऑप्शन देख लीजिएगा। हाँ, ऑप्शन जरूर देख लीजिए। कौन सा ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 11वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा के किससे प्राप्त करता है? लोहा मतलब आयरन किससे प्राप्त करता है? पनीर से करता है, दूध से करता है, मछली से करता है या फिर पालक से करता है? जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। भैया अगर बात कर ली जाए तो जो हमारा आयरन है वो तो किसमें पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में। बताइए, पाया तो मान लीजिए थोड़ा बहुत उसमें भी पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा किसमें होती है? तो पालक की सब्जी में। पालक की अगर सब्जी आप खाते हो तो बहुत अच्छा काम करते हो, आपको आयरन गिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। और आयरन को अवशोषित करने के लिए मतलब पचाने के लिए हमें किसका सेवन करना चाहिए? विटामिन सी का। विटामिन सी का हमें सेवन करना चाहिए। विटामिन सी का हमें सेवन करना चाहिए। जैसे नींबू हो गया, कुछ लोग को आप देखते होंगे कि क्या करते हैं वो लोग, दाल में नींबू डाल करके खा जाते हैं, क्योंकि दाल के अंदर भी क्या होता है? आयरन की मात्रा होती है। अगर आप चने की दाल खा रहे हो, मसूर खड़ा खड़ा खा रहे हो, खड़ा वाला मसूर होता है ना, उसकी बहुत अच्छी दाल बनती है, खड़े वाली मसूर की बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी रहती है, तो उसमें नींबू गाड़ के खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं कि नहीं, देखे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक क्या है? ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, सुक्रोज है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो फ्रैक्टोज है। क्या है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 13 का फ्रैक्टोज आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। फ्रैक्टोज आपका एकदम से सही जवाब होगा। फ्रैक्टोज आपके शहद में पाया जाता है। अगर हम शहद खाते हैं तो वो तो नुकसान नहीं करेगा, अगर हम कृत्रिम रूप से बना हुआ अगर हम खाते हैं, शहद का उपयोग करते हैं, मतलब कि फ्रैक्टोज का उपयोग करते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आपका मोटापा बढ़ सकता है, मोटापे के साथ साथ आपका क्या हो सकता है? फैटी लीवर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां आपको पकड़ने का चांस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके मन में देखिए, एकदम सही से बता दूं, सीधा सीधा एकदम से, कि भाई शहद खाने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृत्रिम रूप से जो फ्रैक्टोज बनता है उसको खाने से ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपको शहद खाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? आज की क्लास का ये क्वेश्चन लास्ट है, जल्दी से बताइएगा किसके कारण होता है? तो रेबीज के कारण होता है। रेबीज के कारण आपको होता है, रेबीज के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है कि पानी से डर लगेगा। जिसको भी ये हो जाता है रेबीज, उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब अगर किसी को नर्क देखना है तो उसी के पास है नर्क, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगेगी अंदर से, और पानी जैसे ही उसके पास लेकर के जाएंगे तो वो डरने लगेगा, कुत्ते की तरह बिहेव करेगा, मतलब पागल टाइप का हो जाता है इंसान अगर जिसको रेबीज रहता है। चाहे जानवर को हो चाहे इंसान को हो, उसके अंदर ये लक्षण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कि मतलब मिल ही जाएगा कि क्या है, पानी से वो डरेगा। अगर बाहर बरसात हो रही है, देख लिया पानी तो एकदम से पागल हो जाएगा, कुत्तों की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। तो हाइड्रोफोबिया उसे कहते हैं, रेबीज से होता है। रेबीज कैसे होता है? तो कुत्ते की जनरल अगर हम बात करें तो कुत्ते के काटने से हो जाता है। किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। इससे बचने के लिए जाकर के टीका लगवा ले, सबसे इससे ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जाकर के टीका लगवाना है। अगर किसी को काट लिया है सीधे जाकर के वो टीका लगवा ले, कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। केवल 0.5% ही चांस रहेगा कि कुछ हो, लेकिन ये सब करने से अच्छा है शांति के साथ जाकर के टीका लगवा लो। 3 से 4 टीके लगते हैं, वो लगवा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं रोज कहता हूं पर आपको शेयर करना नहीं होता, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।